आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक जिला पड़ता है उडुपी, और उडुपी में एक जगह पड़ती है करकला। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक बालकृष्ण और उनकी पत्नी प्रीतिमा। बालकृष्ण की उम्र लगभग 40 से 45 साल होगी। बहुत ही खुश मिजाज वो किस्म के बंदे थे बालकृष्ण, और फैमिली भी बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट किया करती थी। फैमिली में उनकी बीवी और 2 बच्चे थे। जो प्रतिमा थी वो पार्लर भी चलाती थी, ब्यूटी पार्लर, और ब्यूटी पार्लर के बाद वो कुछ इन्फ्लुएंसर भी थी, यानी सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह भी पोस्ट किया करती थी, और काफी फेमस भी थी वो इंस्टाग्राम वगैरह पर। घर बहुत अच्छे से चल रहा था, यानी ठीक ठाक आमदनी का जरिया भी था, ठीक ठाक से घर गृहस्थी चल रही थी। तभी इसी साल लगभग अगस्त के आखिर से और लगभग अक्टूबर आ जाता है। बालकृष्ण की जो तबीयत है वो खराब होना शुरू हो जाती है। अगस्त में उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगस्त का लगभग आखिरी हफ्ता था जब से उनको ये प्रॉब्लम शुरू होती है। आखिरी हफ्ते में उनको वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है। लगातार ये सिलसिला कई दिनों तक चला। दवाई ले लेते हैं आसपास के डॉक्टर से, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे ही करते करते दवाई लेते लेते लगभग 8 या 9 डॉक्टर बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो बालकृष्ण होते हैं उनकी हालात में कुछ भी सुधार नहीं दिखाई देता। इधर घर वाले भी परेशान कि आखिर हुआ क्या है। अच्छे खासे सेहतमंद बालकृष्ण थे, और अचानक उनको बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। सारे टेस्ट हो जाते हैं, लीवर का टेस्ट करा लिया जाता है, और भी बहुत सारी उनको दवाई दी जाती हैं, लेकिन सभी रिपोर्ट्स ओके आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो वॉमिटिंग और फीवर का सिलसिला था ये लगातार चल ही रहा था, यानी कुछ खाते पीते थे उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती थी। और इसी के चलते जो बालकृष्ण है उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सेहत गिरने का जो था सिलसिला था, उनका सेहत गिरती चली जा रही थी। अब एक उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कर्नाटक का एक काफी बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहां पर बालकृष्ण को लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है अभी छोटे मोटे डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया है, बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे तो कुछ इसको सहूलियत हो जाएगी, कुछ इसको आराम मिल जाएगा, या हो सकता है जो बीमारी है वो पकड़ में आ जाएगी। इधर डॉक्टर के यहाँ भी वो हॉस्पिटल में 20-25 दिन एडमिट रहते हैं। हर किस्म की दवाई दी जाती है, सारे जो भी पॉसिबिलिटीज थी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी करते हैं, लेकिन बालकृष्ण की जो हालत थी उसमें कोई भी सुधार नहीं था। हालत ये थी कि दवाई खाते थे तो वो ठीक हो जाते थे, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होता था तुरंत उनका वॉमिटिंग और फीवर स्टार्ट हो जाता था। डॉक्टर की भी समझ से बाहर हो चुकी थी बात। अब डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप एक काम करिए, अब हम जो भी अपना बेस्ट हम दे चुके हैं, आप इनको घर लेकर के चले जाइए, और जो भी इनके पास वक्त बचा है आप इनकी सेवा कीजिए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये ठीक हो जाएंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, हमारी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है। अब घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो सदमे में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अच्छा खासा घर का एक आदमी, अच्छा खाता कमाता, अच्छा परिवार, 2 बच्चे परिवार में, हंसती खेलती फैमिली, और उसका क्या हाल हो चुका है, और आखिर वजह भी नहीं पता चल पा रही है कि आखिर वजह क्या है, बीमारी कौन सी लगी हुई है। इधर प्रतिमा भी परेशान है, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो गई थी। सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया गया था, लेकिन जो नफ्स थी, जो बीमारी थी, वो पकड़ में ही नहीं आई। डॉक्टर सिर्फ उसको जॉन्डिस का नाम दे देते हैं, पीलिया का नाम दे देते हैं कि इनको पीलिया है, जॉन्डिस है, जो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके बाद घर पर लाकर उनकी जो भी दवा दारू की जाती है। घर वाले भी ख्याल रखते हैं कि सोचते हैं कि हम अब अपनी तरफ से कुछ कोशिश करते हैं तो हो सकता है इसकी सेहत में सुधार आ जाए। सभी लोग आसपास रहते हैं बालकृष्ण के। बालकृष्ण का एक साला होता है संदीप, जो जब बालकृष्ण की शादी हुई थी, जब 17 साल पहले, तभी वो प्रतिमा के साथ आ गया था, और प्रतिमा और बालकृष्ण के साथ ही जीजा के साथ अपने रहा करता था संदीप। और कहते हैं कि जो संदीप है वो बालकृष्ण से बेपनाह मोहब्बत किया करता था, और साले बहनोई की जोड़ी के काफी चर्चा थे। लोग काफी सराहना करते थे कि जोड़ी हो तो ऐसी हो, और लोग एग्जाम्पल दिया करते थे कि साले बहनों की ऐसी जोड़ी हमने कहीं नहीं देखी, इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम हमने कहीं देखा ही नहीं। यानी संदीप सच में अपने जीजा से बहन से भी ज्यादा प्यार किया करता था, हर छोटी मोटी चीज अपनी शेयर करता था। इतना वो बहन से क्लोज नहीं था जितना अपने जीजा से क्लोज था। अब इधर जब बालकृष्ण की तबीयत खराब होने लगती है तो संदीप भी परेशान रहता है, वो भी हर चंद कोशिश करता है कि उसके जीजा को क्या हुआ है वो भी ठीक हो जाए। तभी एक तारीख आती है 25 अक्टूबर, यानी इसी साल 2024 की 25 अक्टूबर को प्रीति माँ अपने ससुर को कॉल करती है। सभी लोग घर के किसी काम से बाहर गए हुए थे।
ससुर को कॉल करके वो कहती है कि पापा जल्दी से सब लोग घर आ जाइए, बालकृष्ण को कुछ हो गया है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हाथ वाथ हिला नहीं रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, ना हिल डुल रहे हैं, आप जल्दी से घर आ जाइए। अब घर वालों को पता तो था ही कि बालकृष्ण को कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो हालत थी वो काफी खराब थी। घर वालों को भी लगता है कि शायद कुछ अनहोनी हुई है। सभी घर वाले घर आते हैं, आकर देखते हैं तो बालकृष्ण की जो सांसें हैं वो टूट चुकी थी। बालकृष्ण जिंदा ही नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रतिमा से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक छोड़ करके गए थे। प्रतिमा बताती है कि मैंने खाना दिया, खाने के कुछ टाइम के बाद मैं आराम करने चली गई। जब मैं वापस आई इनको कि दवाई का टाइम हो गया, दवाई दे दूं, तब ये कुछ हिलझुल नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। काफी मेरे हिलाने पर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तभी मैंने आपको कॉल किया है। इधर संदीप अपने जीजा को देखता है और रोने लगता है। रोते रोते तभी उसकी नजर अपने जीजा के फेस पर पड़ती है, गले पर पड़ती है, तो वो देखता है कि कुछ निशान उसके जो जीजा हैं उनके चेहरे पर हैं और गर्दन पर भी एक लाल निशान है। अब परेशान हो जाता है और दीदी अपनी दीदी से पूछता है कि दीदी ये चेहरे पर और ये निशान कैसा है। प्रतिमा पहले तो थोड़ा सा घबराती है, अटपटा सा जवाब देती है, फिर कहती है कि इनकी तबीयत खराब थी, हो सकता है किसी दवाई का रिएक्शन हो या कोई और वजह हो, मुझे इस बारे में पता नहीं, मैंने भी अभी देखा है। लेकिन संदीप को कुछ खटकता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बालकृष्ण और प्रतिमा के बीच झगड़ा चलता था और वजह थी किसी से बातचीत करना, किसी से मिलना जुलना, यानी पूरा शक था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था और जीजा और साला इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। तभी संदीप को शक होता है और जो बाहर का सीसीटीवी होता है, 25 तारीख को वो सीसीटीवी की फुटेज देखने लगता है। तभी फुटेज में उसको दिखाई देता है कि एक अनजान आदमी घर में आया है और आने के कुछ टाइम के बाद वो वापस चला गया है। अब संदीप सोचता है कि यह आदमी कभी पहले देखा नहीं गया, घर में किसी की जान पहचान नहीं, तो आखिर ये बंदा था कौन और आया क्यों था। अब उसको कुछ डाउट सा होने लगता है और वो कहता है कि मैं अपने जीजा का पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ। पहले तो घर वाले और प्रतिमा मना करते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा फोर्स करता है तो घर वाले राजी हो जाते हैं और जो बालकृष्ण होते हैं उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने भेज दिया जाता है। 25 अक्टूबर को उनकी मृत्यु होती है और 26 अक्टूबर को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। अब जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखने के बाद सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा नहीं था कि बालकृष्ण की तबीयत ज्यादा बिगड़ी उससे उनकी मृत्यु हुई है। रिपोर्ट में था कि बालकृष्ण की मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई है, जबकि बालकृष्ण को कभी कोई ऐसी बीमारी थी ही नहीं कि जिससे उनका दम घुट जाए या उनकी इस तरीके से मौत हो जाए। और गले पर भी दबाव था, यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ था कि किसी ने गले पर प्रेशर देकर दबाकर इनका मर्डर किया है, हत्या की गई है। अब पुलिस प्रतिमा से पूछताछ करने लगती है, क्योंकि उस दिन घर पर सिर्फ प्रतिमा थी। अब आम लोग जैसे कातिल करते हैं इसी तरह कुछ रिएक्शन प्रतिमा के भी थे। पहले तो वो इधर उधर की बातों में घुमाती है, सही से जवाब नहीं देती, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती करती है तब पूरी बात का खुलासा होता है। तो बात शुरू हुई थी मुंबई से। मुंबई में प्रीतिका और बालकृष्ण रहा करते थे। 17 साल पहले इनकी शादी हुई, 2 बच्चे थे। लेकिन तभी हमारे यहाँ महामारी आ जाती है, कोरोना आ जाता है। घर में जो था खाने पीने के थोड़े लाले पड़ जाते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बालकृष्ण को लगता है कि मुंबई छोड़कर क्यों ना अपने घर जाया जाए, वहां पर सब लोग हैं, ध्यान भी रखेंगे और जो खाने पीने की पैसों की तंगी आ रही है उससे भी थोड़ा सा जो है संभल जाएंगे। बालकृष्ण अपनी फैमिली के साथ मुंबई से कर्नाटक शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद वो पहले अपनी पत्नी को एक ब्यूटी पार्लर खोल कर देते हैं, उसके बाद वो रील्स वगैरह बनाती है तो उसमें भी उनका सपोर्ट करते हैं उसका। कुछ रील्स उसकी फेमस हो जाती हैं, पॉपुलर हो जाती हैं, वायरल होती हैं और वहां से भी उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है। तभी रील्स पे इंस्टाग्राम पर चलते चलते उसकी एक बंदे से मुलाकात होती है। बंदे का नाम होता है दिलीप हेगड़े। दिलीप हेगड़े से धीरे धीरे मुलाकातों में बढ़ती जाती हैं और उससे प्यार हो जाता है। अब जब दोनों में बहुत बातचीत हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है, बालकृष्ण को भी लगता है कहीं ना कहीं कि मेरी बीवी का किसी से अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है। पहले तो वो उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, जब वो नहीं समझती तो वो छोड़ देते हैं उसके हाल पर। लेकिन इधर दिलीप और प्रतिमा आपस में बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हम दोनों को एक साथ कैसे रहना है। लेकिन जो बालकृष्ण था वो इनके रास्ते का कांटा था। अब प्रतिमा कहती है कि अगर हम उसका कत्ल करते हैं, उसको मारते हैं, रास्ते से हटाते हैं, तो पुलिस के हत्या हम चढ़ जाएंगे और बच नहीं पाएंगे और मेरे परिवार का भी सवाल है, मेरे बच्चे भी हैं और मैं तुमसे भी अलग हो जाऊंगी और रास्ते से बालकृष्ण को हटाना भी जरूरी है। तभी वो दोनों गूगल सर्च आउट करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें देखने लगते हैं। देखने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीजों के पास जाते हैं कि कैसे हम रास्ते से बालकृष्ण को हटाएं,
जिससे काम भी हो जाए और हमारा जो है परेशानी भी हमारे ऊपर ना आए, पुलिस का भी कोई चक्कर ना हो। तभी उन्हें एक रसायन पदार्थ का पता चलता है और उस रसायन पदार्थ का नाम होता है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। यानी अगर ये वो पदार्थ होता है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कि अगर आप किसी को खाने में मिलाकर इसकी कुछ बूंदे डेली दे तो उस बंदे की हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है, उसको ब्लड कैंसर हो जाता है। अब ये मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि आसानी से नहीं मिलता है। तभी दिलीप कहता है कि मैं इसको ला सकता हूँ, एक लैब में मुझे बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को मेडिकल का स्टूडेंट दिखाना पड़ेगा। दिलीप एक कोट वगैरह खरीदता है, कुछ अपने आई कार्ड बनवाता है और फिर लैब में जाता है। लैब में जाकर वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड मांगता है। लैब वालों को बताता है कि उसको जरूरत है, वो कुछ उसका यूज करना चाहता है। लैब वाले भी उसको कुछ क्वांटिटी में वो रसायन दे देते हैं और वो लाकर वो प्रतिमा को दे देता है। अब प्रतिमा अगस्त मंथ से ये जो रसायन होता है, ये जो लिक्विड होता है, इसकी 2-4 बूंदे डेली उसके खाने में मिलाकर उसको देने लगती है। देने के कुछ टाइम के बाद दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है वो लिक्विड, और धीरे धीरे जो बालकृष्ण थे उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग होने लगती है, फीवर होने लगता है, जिस्म गिरा गिरा रहने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो बेड पर आ जाते हैं, प्रॉपर उठ नहीं पाते हैं, कमजोरी बेपनाह बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये वो रसायन था जो किसी की पकड़ में नहीं आ सकता था, किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आ सकता था, क्योंकि ये जाकर ब्लड में घुल जाता है, जिससे ब्लड कैंसर हो जाता है। अब ऐसा चलते चलते 3 महीने हो गए। अब प्रतिमा को लगा कि ये तो चलता ही आ रहा है, पता नहीं ये कब रास्ते से हटेगा। तभी उसके मन में ख्याल आता है और वो दिलीप से कहती है कि क्यों ना, ये तो बीमार तो है ही, सभी को लगेगा कि शायद बीमारी के चलते मर गया है, इसका गला दबा देते हैं और इसको जान से मार देते हैं। अब प्रतिमा उस दिन का इंतजार करती है जब घर से सभी लोग गायब हों, क्योंकि बालकृष्ण की बीमारी के चलते सभी लोग घर में कोई ना कोई रुकता रहता था कि बालकृष्ण की तबीयत खराब है, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। अब वो उस मौके के इंतजार में थी और वो मौका उसको मिला 25 अक्टूबर को, जब सभी लोग किसी काम से घर से बाहर थे। तभी वो दिलीप को बुलाती है और बुलाने के बाद में तकिया लेकर पहले जो है बालकृष्ण का गला दबा दिया जाता है। गला दबाते हुए उसके कुछ नाखून दिलीप के उसके चेहरे पर लग जाते हैं और वो उसका गला दबाने के बाद सेट करके उसको वहां से निकल जाता है। और ये कैमरे में संदीप ने देखा था, तो वही आदमी था, अनजान आदमी, जो उसने कैमरे पर दिखाई दिया था। यानी दिलीप हेगड़े को ही संदीप ने देखा था उस दिन घर पर आने के बाद। जब प्रतिमा ये सारी बात बता रही होती है तो जो घर वाले होते हैं उनको कहीं से भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि जो 17 साल पुरानी शादी है या जो 2 बच्चों की माँ है, इन दोनों पति पत्नी में इतना प्यार था, वो किसी और बंदे के इश्क में मोहब्बत में पड़ने के बाद अपने पति को रास्ते से हटा सकती है, उसका कत्ल कर सकती है, उसका मर्डर कर सकती है। घर वाले खड़े हुए सन रह जाते हैं। एक ऐसी औरत का भयानक चेहरा सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हमेशा जो लव ट्रायंगल होता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इन सभी का अंत बहुत ही भयावह होता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।